नमस्ते बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास संख्या या क्लास नंबर 3 है वो पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जिसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना कथन और कारण वाले रहेंगे। इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सुमेलित रहेंगे, ठीक है, यानी कि आपस के अंदर एक दूसरे को मैच करने वाले रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ छोटे ऑप्शन के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों से छोटा सा एक मेरा रिक्वेस्ट कह सकते हो, निवेदन कह सकते हो, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा बिना किसी देरी के अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, नीचे 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिन पे आप लोग विचार करें और विचार करने के बाद इसका जो सही आंसर है वो आंसर इसका दें आप लोग। तो सुनिएगा। देखो क्या है पहला, शक्कर पीर बाबा की दरगाह झुंझुनू में स्थित है। उसके बाद में ये तो हो गया आपका कथन, ओके। फिर इसका ध्यान रखना, इसका कारण क्या है। यहां कृष्ण जन्माष्टमी पर उर्स आयोजित किया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो दरगाह है वो तो आपकी झुंझुनू के अंदर है। फिर देखिएगा दूसरी जो चीज कह रहा है वो ध्यान रखना, शक्कर पीर बाबा के बारे में कह रहा है कि यहाँ पे जो दरगाह है उस दरगाह के ऊपर जो उर्स लगता है, जो मेले का आयोजन किया जाता है, वो आयोजन आपका कृष्ण जन्माष्टमी पे किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। और ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। अब आप लोगों को देखना है, ये बात मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपका ए जो कारण है, अगर उसी का रेफरेंस, उसी के बारे में या उसी का कोई तर्क आपको आर के अंदर मिल रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपका आर है वो ए की क्या करेगा, सही व्याख्या करेगा। तो यहां पे देखिएगा शक्कर पीर बाबा की दरगाह के ऊपर जो उर्स आयोजित किया जा रहा है, किया जाता है, उसकी बात कर रहा है। तो आपका आर है, ये आर ए की सही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो देखिए पहले इसका, आपका पहला ऑप्शन क्या है, ए सही और आर गलत है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि आर सही है। दूसरा क्या है, ए गलत आर सही, तो इसके अंदर ये वाला गलत हो गया क्योंकि ए सही है। उसके बाद में क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत व्याख्या करता है, नहीं आर सही व्याख्या कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखिएगा ए सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल इसके अंदर आपका सही जो आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका डी का होगा, ओके। देखिएगा इस टाइप की क्वेश्चन पढ़ाने का मेरा एक जो मंतव्य है, मेरा जो एक टारगेट है वो ये है, क्योंकि इस बार अपने आपकी जो राजस्थान के अंदर जो रीट भर्ती परीक्षा थी, मेंस थी, उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो बहुत लेंथी क्वेश्चन दिए गए थे। तो मैं बच्चों को पहले से ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है, ये मेरा टारगेट है, ओके। चलेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, आपका डी हो गया। चलेंगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें या करते हुए सही विकल्प है, उस सही विकल्प का आप लोगों को क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। पहला देखिएगा कथन क्या है, पंपास नामक घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ये पहला हो गया, ठीक है। तो पहली बात है दोस्तों वो सही है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पंपास नामक जो घास के मैदान है, ये घास के मैदान आपके अर्जेंटीना के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या, चिनुक नामक जो हवा है वह रोकी पर्वत में बहती है, यानी कि रोकी पर्वत पे ये हवा चलती है, ठीक है ना। तो आपका 2 नंबर का जो कथन है ये भी क्या है, सही है। तीसरा देखिएगा, डाउन्स नामक जो घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, ध्यान रखना। डाउन्स नामक जो घास के मैदान है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, तो तीसरा भी सही है। चौथा क्या है, कांचीरंगा अभ्यारण्य है ये असम में है या असम के अंदर स्थित है, तो ध्यान रखना इसके अंदर आपका 4 का भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपके सारे के सारे जो कथन है वो सत्य हैं, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर आपका क्या होगा, डी होगा, यानी कि ऑप्शन इसके अंदर डी सही होगा। अब आपको मैं बता देता हूं, एक बात सुनिएगा मेरी, ये वाला एग्जाम के अंदर पूछ दिया गया कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 सेकंड ग्रेड की एग्जाम के अंदर पूछा गया, कथन नंबर 3 भी पूछा हुआ है,
कांचीरंगा अभ्यारण्य कहां पर है? असम के अंदर है। ये भी बहुत दफा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के चार जो क्वेश्चन है छोटे ऑप्शन वाले, वो चार क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से पढ़े और आराम से इसका आंसर दे। देखिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। अगला है सुमेलित करें। देखिएगा क्या क्या है, एक एक चीज को बड़े गौर से पढ़ना है। ठीक है ना, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी करोगे तो आपके ऊपर धीरे धीरे हावी होने लग जाएंगे, इसलिए आराम से पढ़ना है। देखो क्या कह रहा है, सी.वी. वैद्य एक इतिहासकार है। ठीक है, चिंतामणि वैद्य। ये जो वैद्य साहब है इनके द्वारा चार्ल्स मार्टेल किसको कहा गया, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, कि चार्ल्स जो मार्टेल है वो किसको कहा गया, तो अभी देखते हैं अपन किसको कहा गया। उसके बाद देखिएगा 58 परगनों का राजा किसे कहते हैं। ठीक है ना, 58 परगनों का राजा कहते हैं, किसको कहते हैं। उसके बाद में है विषम घाटी पंचानन कहते हैं, किसको कहते हैं, ये भी अपन बात करेंगे। उसके बाद में हिंदू पद किसे कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गए आपके चार इधर। अब देखिएगा सामने इनके क्या दिया है, तो सामने बच्चों इनके दिया है, ध्यान रखना, आपके जो इनके आपस में इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित जब करेंगे तो किसका क्या होगा, देखिएगा पहला देखिएगा सी.वी. वैद्य के द्वारा चार्ल्स मार्टेल जो कहा गया था प्यारे बच्चों, वो किसको कहा गया, तो बप्पा रावल को कहा गया। 58 परगनों का जो राजा है बच्चों वो किसको कहते हैं, तो वो आपके मालदेव को कहते हैं। विषम घाटी पंचानन है बच्चों, वो किसको कहते हैं, तो आपके हमीर को कहते हैं। उसके बाद में हिंदू पथ है, ये हिंदू पथ किसको कहा जाता है, तो महाना सांगा को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, आपका जो एक है उस एक के साथ में होगा डी। ठीक है ना, एक के साथ डी हो गया। फिर दो वाला है, दो के साथ में ध्यान रखना 58 परगनों सी हो गया। ओके, फिर आपका सी है यानी कि 3 है, उस 3 के साथ में विषम घाटी पंचानन सी हो जाएगा। फिर हिंदू पथ यानी 4 नंबर वाला, उसके साथ में ए हो जाएगा, तो आपका होगा डी सी, नहीं, डी सी बी और ए। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर बच्चों क्या होगा, आपका सी वाला होगा। समझ गए बात को। अब देखिएगा चार्ल्स मार्टेल किसके द्वारा कहा गया, सी.वी. वैद्य के द्वारा, ये बात पूछी हुई है। 58 परगनों का और आपके जो 52 युद्ध हैं उनका शासक है वो किसको कहते हैं, तो मालदेव को कहते हैं, ये भी पूछ लिया गया। विषम घाटी पंचानन किसको कहते हैं, हमीर देव को कहते हैं, ये भी पूछ लिया गया। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि हमीर था वह आपके मेवाड़ की जब क्या थी, विपरीत परिस्थितियां थी, उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी क्या किया था, संघर्ष किया था। इस कारण क्या कहते हैं, विषम घाटी पंचानन कहते हैं। हिंदू पद किसको कहते हैं, तो महाना सांगा को कहते हैं। उन्होंने हिंदुओं को, आपके जो विदेशी लोग थे उन विदेशी लोगों को बाहर निकालने का एक पथ दिखाया था, एक रास्ता दिखाया था। इस कारण क्या कहा जाता है, तो हिंदू पथ कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, महाना सांगा से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यानी महाना सांगा के बारे में इसके अंदर आपको 4 बातें दी गई है। ठीक है ना, उन 4 बातों में से कोई एक बात आपको गलत मिलेगी, या फिर सारी बातें सत्य मिलेंगी, या फिर कोई 1-2 बात होगी वो गलत मिलेगी। जो भी आपको देखना है, आप लोगों को अभी यही समझ के चलना कि अपने को एक कथन है वो गलत देखना है। ठीक है, सुनो देखो, पहला क्या है, सांगा, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह ये आपस में भाई थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, सांगा और पृथ्वीराज जिसको उड़ना राजकुमार कहते हैं, और आपका जयमल और राज सिंह ये चारों आपस में क्या थे, भाई थे। पहली बात क्या हुई, सही होती है। दूसरा देखिएगा, सांगा के बाद मेवाड़ का महाराणा रतन सिंह द्वितीय बना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आपके जो सांगा साहब थे इनकी जो डेट थी वह होती है आपके 30 जनवरी 1528 ईस्वी को इनकी डेथ हो जाती है। कहां पर, कालपी के अंदर। कालपी आपका एमपी के अंदर पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहां पे इनकी डेथ होती है। तब कहते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद में मेवाड़ का अगला जो शासक बना वो कौन बना था, रतन सिंह द्वितीय बना, जो आपका 28 से लेकर और 1530 तक मेवाड़ का क्या रहता है, शासक। तो दूसरा कथन है वो भी क्या है, सही है।
तीसरा देखिएगा, सांगा के समकालीन मालवा का सुल्तान नासिरुद्दीन था। ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान रखना। देखिएगा, महाराणा सांगा आपके मेवाड़ के जो महाराणा बने थे वो बने थे 1509 के अंदर, और 1528 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है ना। जब ये आपके 1509 के अंदर मेवाड़ के शासक बने थे, उस दौरान आपका जो मालवा प्रदेश है, उस मालवा प्रदेश का जो सुल्तान था, उस सुल्तान का नाम क्या था? तो नासिरुद्दीन था। लेकिन नासिरुद्दीन था, इसकी आपके 1511 ईस्वी के अंदर नासिरुद्दीन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है ना। तो देखिएगा, 1509 के अंदर सांगा महाराणा बनते और 1511 के अंदर नासिरुद्दीन की डेथ होती है। तो दूसरा कथन भी क्या है? सही है। चौथा देखेंगे, सांगा के समकालीन मालवा का सुल्तान था वह महमूद खिलजी द्वितीय था। ठीक है, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ये इसका बहुत वर्णन आता है इतिहास के अंदर। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद आपके मालवा का अगला जो सुल्तान बना वह कौन बना था? महमूद खिलजी द्वितीय बना था। ठीक है ना। तो ये वाला भी सही है। तो इसके अंदर चारों की चारों बातें हैं वो क्या है? सही है। तो इसके अंदर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना। सभी कथन क्या है? सत्य हैं, या सभी सत्य हैं, एक ही बात है। ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है। लोक देवता मल्लीनाथ जी के लिए असत्य कथन कौन सा है? लोक देवता मल्लीनाथ जी, उनकी एक बात आपको बतानी है, असत्य जो भी है पहले पढ़ लो। देखो, पहला कथन देखिएगा, राव सलखा जानी दे के पुत्र थे। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था वह राव सलखा था, और मां का नाम क्या था? जानी दे था। तो पहला कथन अपना सही है। दूसरा देखिएगा, अपने चाचा कानड़ देव के पास रहे। ध्यान रखिएगा, इनके चाचा जी का नाम क्या था? कानड़ देव था, और इनके पिताजी थे ना राव सलखा। राव सलखा की जब डेथ हो जाती है तो मल्लीनाथ जी अपने चाचा के पास चले गए थे। और कहां चले गए थे? तो प्यारे बच्चों बता देता हूं कहां चले गए थे। महेवा चले गए थे। कहां चले गए? महेवा, और यहीं पर रहने लग गए। आगे 1374 ईस्वी के अंदर महेवा के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, स्वामी बनते हैं। 1374 के अंदर इनके चाचा जी थे जिनका नाम था कानड़ देव। इनकी 1374 में डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ होने के बाद, ठीक है ना, स्वयं आपके मल्लीनाथ जी थे, ये महेवा के क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। तो तीसरी बात भी क्या है? सही है, और दूसरी भी क्या थी? सही थी। अगला देखो, चौथा, मालवा के सुल्तान सूबेदार, मालवा के सूबेदार जिनका नाम था निजामुद्दीन से प्रस्त रहे। ध्यान रहे, ये कथन है, ये गलत है। 4 नंबर वाला गलत है। क्यों? देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था ना, उसका कह सकते हैं कि सूबेदार था। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक की ओर से कहां की हुकूमत देख रहा था? तो आपके मालवा की हुकूमत देख रहा था। ठीक है ना, यानी कि मालवा के ऊपर राज कर रहा था। या ऐसे कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निजामुद्दीन को मालवा का सुल्तान, ये सूबेदार बनाया गया था। ठीक है ना। तो एक बार कहते हैं कि आपके निजामुद्दीन और मल्ली खां दोनों के मध्य, आप मल्लीनाथ जी, इन दोनों के मध्य आपस में युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंदर निजामुद्दीन परास्त हो गया था। ठीक है ना, न कि कौन? आपके मल्लीनाथ जी। तो इसके अंदर 4 वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है? सभी सत्य है। सभी तो सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि 4 वाला गलत है। केवल 1 2 सत्य हैं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 सत्य हैं। उसके बाद में 2 3 4 सत्य हैं। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 4 असत्य हैं। उसके बाद में केवल 4 असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा, ध्यान रखना, आपका डी होगा। ओके, चलो नेक्स्ट अगला देखेंगे। कोई नया बच्चा अगर हमारी क्लास को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अब देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे ना, तो ध्यान रखना, निश्चित रूप से आपको 100% फायदा मिलेगा हमारे साथ जुड़ने का। ठीक है, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, लोक नृत्य पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन का प्रभाव पड़ता है। ये बात है ना, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। ठीक है ना, कोई भी प्रदेश होता, कोई भी नृत्य होता, उस नृत्य के ऊपर
वहाँ के जो वहाँ का जिस राज्य का वो नृत्य होता है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और वहाँ का जो सामाजिक बंधन है, उसका निश्चित रूप से उसके ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो पहला कथन क्या हुआ, सत्य हुआ। ओके, दूसरा देखिएगा, अगला है भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सांबर थे। देवीलाल सांबर, देवीलाल सांबर के द्वारा या देवीलाल सांबर ने लोक नृत्यों को 3 भागों में बांटा था। क्या हुआ, 3 भागों के अंदर क्या कर दिया, बांट दिया। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। लेकिन अब बच्चों आपको यह देख लेना है कि क्या आपका कथन पहला है, ठीक है, या कह सकते हैं कि आपका चौथा, अरे और भी कथन है इसमें, तो तीसरा देखिएगा। तीसरा क्या है, चौक चांदनी चांदनी बच्चों का गीत है जो गणेश चतुर्थी पर गाया जाता है। ठीक है, ये बात भी, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। बच्चों का एक गीत है और जो गणेश चतुर्थी पर गाते हैं। याद रखना, आप लोग अगर टीचर की तैयारी कर रहे हो ना, तो गणेश चतुर्थी को विद्यालय के अंदर अभिभावक दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगला देखिएगा, कच्छी घोड़ी नृत्य है। कच्छी घोड़ी शेखावाटी, कुचामन, परबतसर, डीडवाना का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य। अब देखिएगा बच्चों, आपको ये बात कंफ्यूज करेगी, क्योंकि आप लोग ये पढ़ते हो कि कच्छी घोड़ी है वो केवल शेखावाटी का ही है। शेखावाटी का नहीं, ये आपका कुचामन में भी किया जाता है, आपका परबतसर का भी प्रसिद्ध है और आपके डीडवाना का भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपका चौथा कथन भी क्या होता है, सही होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 6 के अंदर सही जो आपका उत्तर होगा वो होगा ए। सभी कथन क्या है, सत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बच्चों इसका होगा आपका ए होगा। ओके, तो ये होता आपका छठा क्वेश्चन। देखिएगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपकी 4 बातें, इंपॉर्टेंट 4 बातें हैं, वो 4 बातें क्या हो रही है, तैयार हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप लोग बार बार अध्ययन करें, रिपीट करें इनको। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला है जयपुरी जो ख्याल है। कौन सी ख्याल है, जयपुरी ख्याल। इस जयपुरी ख्याल से संबंधित असत्य कथन है, वो असत्य कथन का क्या करना, आपको चयन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत ध्यान से देखें आप लोग। देखिएगा, पहला ये जो जयपुरी ख्याल है, इसके बारे में 4 बातें दी गई है। स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन, हालांकि निर्वहन लिखा हुआ है, निर्वहन है, स्त्रियां करती है। इसके अंदर ध्यान रखना, स्त्री का अभिनय है ना, वो स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है, ये कहना चाहता अगला। तो पहली बात है वो 100% सत्य है। अगला क्या है, इस ख्याल में नए प्रयोग की संभावना नए के बराबर होती है या नए के बराबर है, ये बात गलत है। ठीक है ना, ये बात गलत है। 2 नंबर का कंसेप्ट है वो गलत है। इसके अंदर ध्यान रखना, जो नए प्रयोग है ना, उसकी संभावना अधिक रहती है। ठीक है ना, जयपुरी ख्याल के अंदर। तो 2 वाला गलत हो गया एक तो। उसके बाद में इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, अभिनय का सुंदर समावेश होता है। ठीक है, इन सारी चीजों का मंच के ऊपर अभिनय किया जाता है। तो तीसरी बात भी क्या हुई, सत्य हुई। अगला देखेंगे, जोगी, जोगन, कान गुजरी, पठान, रसीली तंबोलन खेल खेले जाते हैं। तो बिल्कुल इसके अंदर ये खेल भी खेले जाते हैं। तो 4 कंसेप्ट है आपके सामने, या कह सकते हैं कि 4 कथन है आपके पास, जिनमें से आपका पहला राइट हो गया, दूसरा आपका गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो 2 को छोड़कर सभी सत्य हैं। तो इसके अंदर पहला क्या है, आपका पहला ऑप्शन 1 और 2 सत्य हैं, लेकिन सत्य तो 4 भी है, इसलिए इसका ये तो उत्तर नहीं हो सकता। ओके, और वैसे भी 2 वाला गलत है। उसके बाद में 2 और 3 सत्य हैं, 2 वाला तो पहले ही गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में सभी क्या हैं, सभी सत्य हैं। अब सभी सत्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 2 वाला गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में दिया डी के अंदर केवल 2 असत्य है, तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा वह क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इसके अंदर है ना केवल आपका कौन सा है, जो आपका डी वाला ना बच्चों क्या है, अरे यार क्या है इसके अंदर प्यारे बच्चों, आपका 2 वाला है, ये केवल गलत है, बाकी सारे क्या हैं, सही है। तो यहां देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपका डी होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सत्य कथन का चयन करें। ठीक है ना। अब देखिएगा इसने दिया क्या क्या है, पहले पढ़ेंगे आराम से। बख्तरबंद दुर्ग, नौलखा, एक जैसे, नौ महल, अकबर का दुर्ग, बादशाह का दुर्ग। अच्छा ठीक है, इस साइड के अंदर कुछ इमारतों के नाम दिए और एक साइड के अंदर उनके स्थानों के नाम दिए। तो जैसे देखिएगा, पहले अपन कर लेते हैं, जैसे बख्तरबंद दुर्ग है, तो बख्तरबंद दुर्ग बच्चों किसको कहते हैं, तो आपका जो रणथंबोर किला उसको कहते हैं। उसके बाद में एक जैसे नौ महल, तो एक जैसे नौ महल हैं वो आपके किस में है, नाहरगढ़ में है। फिर अकबर का किला, अकबर का किला बच्चों किसको कहते हैं, अजमेर किले को कहते हैं, जिसको मैगजीन किला भी कहा जाता है। उसके बाद में एक रह गया बादशाह का किला, ये आपका कहां पर है, बयाना के अंदर है। तो इसका अब देखिएगा, आपको देखना पड़ेगा, जैसे एक के साथ में बी है, तो एक के साथ में बी यहां पर भी है और कहीं पर भी नहीं है, एक के साथ में बी और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। फिर दो के साथ में ए है, फिर दो के साथ में ए ये आ गया। ठीक है ना। फिर आपका तीन के साथ में डी है, तो तीन के साथ में ये रहा बच्चों, और चार के साथ में सी है, तो चार के साथ में ये रहा। ये आपका उत्तर होगा क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, इस टाइप की जो क्लास है वो मैं आपको बड़ी क्लास नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन तैयार करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर टाइम बहुत लगता है। ठीक है ना। अगर 15 क्वेश्चन भी आप तैयार करते हो, 20 क्वेश्चन भी अगर आप 20 क्वेश्चन तैयार करते हो, तो कम से कम आपको 3 घंटे का टाइम देना, सॉरी 2-2.5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ फोन से करते हो तो, बाकी अगर आप कंप्यूटर से करते हो तो आपको इतना वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हम फोन से करते हैं तो हमें टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी छोटी क्लासेज मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके अंदर ये अपन बेहतर कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन 9 नंबर का, कथन और कारण का है। पहले कथन पढ़ेंगे आप लोग। जालोर है ना, क्या है, एक मिनट रुकना, हाँ ओके। जालोर किले का निर्माण प्रतिहार शासकों के द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, प्रतिहार शासक थे, उनके द्वारा जालोर किले का निर्माण था, वह 8वीं शताब्दी में करवाया गया। किले में परमार शासक भोज के द्वारा, किले में परमार शासक भोज के द्वारा, किले में, अच्छा 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया। ये बात, अब बातें तो यहां पर दोनों ही सत्य हैं। ठीक है ना, कि जालोर किले का निर्माण था, ये ध्यान रखना, वास्तव में आपके किसके द्वारा करवाया गया था, तो प्रतिहार शासक थे उनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और कब, तो 8वीं शताब्दी में करवाया गया, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि अब ये आपका जो कारण है ना, ये कारण सही है या गलत है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा आप लोग, क्या इसके अंदर जो आपका प्रतिहार शासक है उनके बारे में कोई बात कही गई है क्या। ठीक है ना, तो प्रतिहार शासकों के बारे में तो कोई बात नहीं कही गई। फिर ऊपर वाला ना, उसकी व्याख्या की गई है क्या, मतलब प्रतिहारों की व्याख्या की गई क्या, नहीं की गई। ठीक है, तो देखिएगा, पढ़ लेते हैं, बात दोनों सही है। तो पहला ऑप्शन ए गलत, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है ए सही और आर गलत, आर गलत है तो गलत हो गया क्योंकि आर सही है। ठीक है, फिर है ए सही और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि संस्कृत इसके अंदर जो संस्कृत पाठशाला है ना, उसका निर्माण तो आपके किसने करवाया, परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इस किले का निर्माण तब किसने करवाया था, तो आपके प्रतिहार शासकों ने करवाया था। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर देखिएगा, ए सही, ए और आर दोनों क्या है, सही है। तो बच्चों इसके अंदर आपका ए और आर दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो 9 के अंदर आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका डी होगा। ओके, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 10, सुमेलित कीजिएगा। जगत शिरोमणि मंदिर, ध्यान रखना बच्चों, जगत शिरोमणि मंदिर है, ये मंदिर आपका कहां पर है, तो ये मंदिर बच्चों आपका जयपुर के अंदर है। कहां पर है, जयपुर के अंदर। तो सी के साथ में आपका 1 हो गया। ओके, फिर है आपके, अगर दूसरे की बात करते हैं, अगले की
दूसरा ऑप्शन सास बहू। सास बहू का जो मंदिर है बच्चों, ये है आपका नागदा के अंदर, तो इसके साथ में D2 हो गया। फिर है आपका ध्यान रखना बच्चों क्या, सचिया माता का मंदिर। ठीक है, तो सचिया माता का मंदिर है बच्चों, ये कहां पर है, तो ये ओसिया में है, इसके साथ 3 हो गया। फिर प्यारे बच्चों अगर आगे बात करते हैं तो ध्यान रहे आप लोगों को, उल्लास माता का मंदिर। उल्लास माता का जो मंदिर है ये आपका कहां पर है, दौसा के अंदर, तो इसके साथ में क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो देखिएगा कैसे होगा इसका उत्तर। इसका मतलब 4 के साथ ए, यहां से देखेंगे सी के ए के साथ में, ए के साथ में 4, तो ए के साथ में 4 ये रहा। फिर बी के साथ में 2, तो बी के साथ में 2 इसमें है भैया। ठीक है, फिर सी के साथ 1, सी के साथ 1 या 1 के साथ सी। फिर डी 3 के साथ डी, तो 3 के साथ डी ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इसका सही जो जवाब होगा वो ध्यान रखना आपका क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा। ठीक है ना, क्योंकि इन सारे मंदिर, अब एक चीज का ध्यान रखना, देखिएगा जैसे आपको पूछता कि सास बहू का मंदिर कहां पर है, तो नागदा, लेकिन वो आपको नागदा की जगह ऑप्शन और क्या दे सकता है, तो आपका उदयपुर भी डाल सकता है। ठीक है, क्योंकि नागदा उदयपुर के अंदर पड़ता है। इसी प्रकार से देखिएगा 1 नंबर की बात करते, जगत शिरोमणि मंदिर, ये पड़ता है ध्यान रखना आपका जयपुर के अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना जयपुर हटा करके उसमें क्या डाल सकता है, आमेर भी डाल सकता है। ओसिया की जगह वह जोधपुर भी कर सकता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से जयपुर 4 नंबर की बात करें तो उल्लास माता का मंदिर कहां पर है, दौसा के अंदर, लेकिन दौसा में भी कहां पर है, तो दौसा के अंदर प्यारे बच्चों कहां पर है, तो आभानेरी के अंदर है। कहां पर है, आभानेरी के अंदर। तो इस प्रकार से वो ऑप्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों आज आपके 10 क्वेश्चन की एक छोटी सी क्लास थी। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपका आरपीएससी, ठीक है, और आपका आरएसएसबी, ठीक है ना, इन सब के द्वारा पेपर पूछने का जो तरीका है वो तरीका बदल दिया गया है, पैटर्न में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। ठीक है ना, तो आप लोग लंबे चौड़े क्वेश्चन उनको पढ़ने की आदत डाल लीजिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो। मैं केवल आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो मित्रगण है, पढ़ने वाले जो दोस्त हैं, उनके पास में शेयर कर देना। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।